नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो हम लोग समझेंगे किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ का जो पहला नियम है किरचॉफ का धारा नियम, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछली कक्षा में। और आज जो है किरचॉफ का वोल्ट नियम या वोल्टा का नियम जो है, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे कहूँगा इसे स्किप मत कीजिएगा। यदि आप एक बार इसे पढ़ते हैं तो किरचॉफ का वोल्ट नियम कभी जीवन में भूल नहीं सकते। हमारा वादा है आपसे। यदि आप विधिवत रूप से इसे पढ़ लेते हैं तो यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट करना चाहते हैं कुछ, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, इसी दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम। किरचॉफ का वोल्टता नियम, इसी नियम को कहते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम। किरचॉफ का वोल्टता नियम, और इसी को हम कहते हैं पाश का नियम भी कहते हैं। पाश का नियम, ये जो हमारा नियम है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाश का नियम भी कहते हैं। अब देखिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया कि पाश का नियम या वोल्टता का नियम या जो है किरचॉफ का दूसरा नियम, इसे इतने नामों से जाना जाता है। तो इस नियम में था क्या, इन्होंने बताया कि ये कोई बंद पास है, मान लेते हैं ये कोई बंद पास है, और इस बंद पास में ये कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, और एक यहाँ पर वैद्युत सेल लगी हुई है ये एक, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है। इस प्रकार ये हमारा कोई बंद पास है, और यहाँ पर क्या है, एक दूसरी सेल लगी हुई है, ये दूसरी सेल लगी हुई है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है। ठीक है, इस सेल को मैं मान लेता हूँ, इस सेल का जो वैद्युत वाहक बल है E1 है, इस सेल का वैद्युत वाहक बल है E2, और इस सेल से जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो I1 है, जो इस प्रकार प्रवाहित हुई, इस प्रकार जो है जा रही है। और यहाँ से आने वाली जो धारा है वो हमारी I2 है। तो यहाँ पर जो कुल धारा हो जाएगी I1 प्लस I2 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही धारा रहेगी I1 प्लस I2। और ये जो हमारा प्रतिरोध है वो है प्रतिरोध R3 प्रतिरोध है हमारा। और ये धारा यहाँ से जाती हुई यहाँ पर फिर जो है I2 इधर चली जाती है और I1 इधर चली जाती है। ठीक है, ये हमारा एक बंद पास हो गया। बंद पास यानी एक बंद परिपथ या कहें बंद डिब्बा हो गया। इसे मान लेते हैं A B C D E F, ये हमारा बंद पास है। ABCDEF हमारा क्या है, बंद पास है। तो इस नियम के अनुसार यानी किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार बताया क्या, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार देखें, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद पास में गुजरने वाली धारा या प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, मतलब मैंने क्या बताया, किसी परिपथ में या किसी बंद पास में, ये बंद पास, अब मैं बंद पास इसके लिए बात कर लेता हूँ, किसी एक के लिए ABCD के लिए। तो इन्होंने क्या बताया, किसी बंद पास से गुजरने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग, प्रतिरोधों के गुणनफल का जो योग होता है वो उस बंद पास में कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। उस बंद पास में कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या अर्थात हम ये कह सकते हैं, इस नियम के अनुसार लिख लेंगे पहले, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा किसी बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा
तथा संगत प्रतिरोध हो, यानी इसमें जो धारा प्रवाहित होगी, मान लेते हैं ये प्रतिरोध हमारा R1, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3 है। संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग परिपथ में उपस्थित या परिपथ में उत्पन्न कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। पास में उत्पन्न कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल बराबर होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं जो इसमें जो धारा प्रवाहित होने वाली है, मतलब ये जो सिग्मा IR, यानी इसमें जो है प्रतिरोध तथा धारा का जो गुणनफल होता है, इन सभी यानी इसमें इन वैद्युत वाहकों का जो कुल वैद्युत वाहक बल होता है उसके योग के बराबर होता है। ये है हमारा नियम। सिग्मा IR बराबर होता है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। अब देखिए यहाँ से समझे, मैंने क्या बताया कि अब बंद पास ABCD के लिए बात करते हैं। अब मुझे कैलकुलेट करना है बंद पास ABCD के लिए। यदि बंद पास ABCD के लिए देखा जाए तो देखिए इसके जो है कैलकुलेशन, इससे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको समझें। देखें, मैं यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या करता हूँ, प्रतिरोधों और धारा के गुणनफल को एक साइड में लिखता हूँ। मैं यहाँ पर वैद्युत वाहक, क्योंकि मुझे लिखना पहले क्या है, प्रतिरोधों और धारा का गुणनफल। तो इसमें एक पहला पॉइंट लिख लें, जो पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रतिरोधों तथा संगत धाराओं के गुणनफल, प्रतिरोध तथा संगत धारा के गुणनफलों की गणना यदि धारा की दिशा में की जाए तो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। दूसरा पॉइंट और समझ लें, यानी जो है संगत प्रतिरोधों, यानी प्रतिरोध ये हमारा R है और धारा मान लेते हैं यहाँ पर I1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर धारा I2 है। तो इन प्रतिरोधों के, यानी देखो इसका और इसका गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल, इन दोनों को हम जोड़ दें तो जो इन दोनों का जो जोड़ यानी योगफल आता है वो इन दोनों के योगफल के बराबर आता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट और लिख लें, वैद्युत वाहक बल के लिए लिखें। वैद्युत वाहक बल की गणना धारा की दिशा में की जाए, तो धनात्मक या चिन्ह के साथ लिखी जाती है। चिन्ह के साथ लिखते हैं, धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। देखें, मतलब अब इसको समझेंगे यहाँ पर कि भैया प्रतिरोधों तथा धाराओं के गुणनफल। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। हम बंद पास ABCD के लिए बात कर रहे थे, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से भाई ये हमारा क्या है, E1 है। तो भैया धारा हमारी इधर आ रही, धारा की दिशा ये है, देखो ऐसे आ रही है और हम लोग जा रहे हैं उस साइड में। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा E1, वो भी लिखना पड़ेगा माइनस का E1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। या माइनस का E1 ना लिखे, मान लेते हैं यहाँ से। चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट के लिए समझ, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भैया
इस बिंदु से स्टार्ट करें, इस बिंदु से देखो, चाहे जहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, चीज़ें वही आएंगी, आंसर आपका वही आएगा, फाइनल जो आंसर होगा वही आएगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अब देखिए E2 जो है हमारा, E2 के द्वारा जो धारा इधर प्रवाहित हो रही है और हम लोग इधर कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं, यानी इधर की ओर गणना करेंगे तो यहाँ पर E2 किस में हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा। E2 किस में हो जाएगा, माइनस में। अब हम आ गए इधर, देखिए अब धारा की दिशा में, क्योंकि धारा हमारी इधर की ओर आ रही है और हम लोग चल रहे हैं उधर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर लगाया निशान, क्योंकि हमें इधर कैलकुलेट करना है इन दोनों को, तो भैया ये हो जाएगा हमारा माइनस में होगा I2R2। अब देखें ऐसे चलते हुए चल दिए, और फिर ये देखिए धारा की दिशा में, अब जो है हम लोग इधर की ओर आ रहे हैं ना, इस प्रकार ऐसे गए हैं, देखिए ऐसे से इस प्रकार, और ये जो है ऐसे गए हैं, ऐसे, तो मतलब ऐसे गए हैं और ऐसे बार हैं, तो देखिए धारा की दिशा में है, तो प्रतिरोधों और धारा का जो गुणनफल होगा वो पॉजिटिव लेंगे, तो मतलब I1 और R1 हमने पॉजिटिव ले लिया। अब यहाँ पर देखिए धारा की दिशा हमारी इधर है और हम लोग इधर की ओर गणना कर रहे हैं, तो वैद्युत वाहक बल भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। अर्थात हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, I1 R1 और ये माइनस का, इसे माइनस का लिख दें I2 R2 और बराबर कर दें E1 माइनस का E2। ये जो है हमारा फार्मूला बन गया, ध्यान रखें। तो इनका नियम जो कहता है, किरचॉफ का जो वोल्ट लॉ कहता है, किसी बंद पास से होकर गुजरने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का, धाराओं तथा प्रतिरोधों, भाई बहुत सी धाराएं हैं क्योंकि I1 है I2 है, धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल, यहाँ पर धाराओं लिख लीजिए, धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग, यानी इन दोनों का योग कुल वैद्युत वाहक बल के, यानी सेलों के कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। या यहाँ पर लिख लें, बंद पास में सेलों के यानी सेल हमारी E1 और E2, इन सेलों का वैद्युत वाहक बल जो है हमारा E1 और E2 है, सेलों के वैद्युत वाहक बल E1 और E2 के बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। अब देखें इस वाले परिपथ के लिए बात कर लें, CDEF के लिए, परिपथ CD यानी बंद पास CDF के लिए बात करते हैं। अब मैं इसे रफ करता हूँ थोड़ा, इस ये दो पॉइंट जो हमारे लिखे हैं, एक ये और एक ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इन पॉइंटों को समझ गए तभी आपको किरचॉफ का नियम आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसे मैं रफ करता हूँ। अब बंद पास हम CDEF के लिए बात करते हैं, बंद पास CDEF के लिए, बंद पास CDEF के लिए, बंद पास CDEF के लिए, देखिए बंद पास CDEF के लिए कैसे, यहाँ पर देखें भैया, ये अब मान लेते हैं यहाँ से हम चर्चा करते हुए चलें, यदि यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से देखिए ऐसे इसमें इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही है और इस प्रकार ये वापस जा रही है, यही तो है। अब यहाँ से मैंने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, कोई चीज़ अभी परिपथ नहीं, कोई भी अवयव नहीं लगा है, यहाँ से आ रहे हैं भी कोई भी अवयव नहीं लगा। अब यहाँ पर ये हमारा अवयव लगा हुआ है, देखिए ये I1 और I2 अब धारा की दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि धारा भी हमारी उधर जा रही है और हम लोग भी उधर ही कैलकुलेट करते हैं, तो इसे हम लेंगे पॉजिटिव में। अब देखिए भाई यहाँ पर जो धारा हमारी है क्या, क्योंकि IR होता है प्रतिरोधों और धारा का गुणनफल में देखना है, तो यहाँ पर जो धारा है I1 और I2 है, तो धारा I1 प्लस I2 और प्रतिरोध हमारा क्या है R3, यानी प्रतिरोध हमारा जो है R3, ये मैंने कर दिया। अब देखिए इस प्रकार ऐसे जाते हुए फिर ऐसे आ रहे हैं धारा की दिशा में, क्योंकि धारा हमारी इधर आ रही है, धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो इसे भी R2 और I2 को भी हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, R2 और I2 को भी हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब देखिए ये जो है विपरीत आ गए, इसके लिए हम क्या हुए, विपरीत आ गए, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे, इसे हम क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि भैया देखिए सॉरी प्लस में लिखेंगे, क्योंकि धारा की दिशा, भाई धारा की दिशा इधर ही तो है, धारा हमारी इधर ही तो जा रही है, इसकी तरफ हम ऐसे आ रहे हैं, तो बराबर में इसे हम लिख देंगे E2, प्लस में लिखेंगे। देखिए इस बंद पास के लिए ये हो जाएगा फार्मूला,
कहीं पर भी इस प्रकार हम जो है इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने 2 नियम यहाँ पर लिखे थे, ये 2 नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं तभी आपको फिजिक्स और ये कहें किरचॉफ के नियम प्रयोग कर पाएंगे, अदरवाइज आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। 2 नियम मैंने जो बताए थे उनको ध्यान से समझ लें और याद कर लें, माइंड में बसा लीजिए। तो देखते हैं और आगे। ये तो हमारा हुआ किरचॉफ का दूसरा नियम। अब आते हैं व्हीटस्टोन सेतु पर। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु बात आती है व्हीटस्टोन सेतु की जरूरत हमें क्यों पड़ गई। व्हीटस्टोन सेतु की जो है क्या आवश्यकता पड़ी जो हमें ये नियम या व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना पड़े। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिर्फ एक कार्य होता है, किसी प्रतिरोध का यदि हमें मान नहीं ज्ञात है तो व्हीटस्टोन सेतु द्वारा हम मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रतिरोध उसका हमें मान नहीं ज्ञात है कि कितने ओम का ये प्रतिरोध है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार उसका मान ज्ञात कर सकते हैं और विधिवत रूप से। देखें कैसे, इसमें होता क्या है, एक मान लेते हैं एक चतुर्भुज होता है, मान लेते हैं ये हमारा ABCD एक चतुर्भुज है, ये मान लिया मैंने, ये हमारा ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, थोड़ा सही बना देते हैं इसे हम। ए और फिर मान लेते हैं ये है ए बी और सी और डी। ठीक है, और इनकी भुजाओं में, इसकी भुजा यानी AB में एक प्रतिरोध लगा है, ये वाला प्रतिरोध। मैं इस प्रतिरोध को दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये प्रतिरोध हमारा लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर इस प्रतिरोध को नाम दिया गया है P। एक यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, एक यहाँ पर प्रतिरोध लगा है। 2 मिनट के चित्र को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है, इसको नाम दिया हमने Q। और एक प्रतिरोध जो है हमारा यहाँ पर लगा है, ये देखिए ये प्रतिरोध लगा है, और एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लगा है, ये PQ और ये R हो गया और ये S हो गया, PQRS। हमने क्या किया, इस पूरे परिपथ को एक सेल से जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया, और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी। ये कुंजी मैंने लगा दी यहाँ पर। ऐसे जोड़ दिया, इसको नाम दे दिया कुंजी K1। और यहाँ पर क्या किया, एक कुंजी और लगा दी, ये देखिए। और यहाँ पर कुंजी कैसे लगाई, एक हमने धारा मापी लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी लगा दी। और ये देखिए ये हमने गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर भी एक कुंजी हमने लगा दी। इस फिगर को आप लोग भी बना लेंगे, और इसकी थ्योरी लिखना चाहें वो कैसे लिखेंगे। एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में प्रतिरोध PQRS लगाए गए हैं। एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में प्रतिरोध PQRS लगाए गए हैं। भुजा B और D के बीच एक धारामापी शून्य विक्षेप धारामापी, मतलब ये बहुत, मतलब ये कह सकते हैं संसूचित कर सकती है। बहुत कम धारा भी होगी तब भी ये संसूचित कर देगी। नगण्य धारा को भी संसूचित कर सकती है, यानी कम से कम धारा को भी ये संसूचित कर सकती है। एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी तथा एक कुंजी के साथ जोड़ देते हैं। भुजा B और D को एक गैल्वेनोमीटर तथा कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इस पूर्ण परिपथ को एक बाह्य बैटरी से जोड़ दिया जिसका वैद्युत वाहक बल E है, और एक कुंजी K1 लगा दी, एक कुंजी K1 लगा दी। अब कुंजी K1 को ऑन करते हैं, कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो यहाँ से जो धारा प्रवाहित होती है ये हमारी I धारा है, यहाँ से प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं I, और यहाँ ये भी I ही रहेगी।
यहाँ पर आने के पश्चात ये टूट गई किस में, ये जो है I1 इधर आ गया, ये I1 और इधर आ गया I2। तो यहाँ पर जो हमारी धारा रहेगी ये भी रहेगी I2 और यहाँ पर रहेगी I1 I2, यानी दोनों तरफ हमारी जो धारा ये रहेगी, बराबर ही रहेगी। अब हम बात कर लें, इसको हम क्या करते हैं, जब धारा को खोलते हैं उसके बाद कुंजी K1 को जो ऑन करते हैं, ध्यान रखें, अब कुंजी हमने K1 को यानी K2 को कुंजी K2 को जब हमने ऑन किया और इस प्रकार इन प्रतिरोधों की यानी इन प्रतिरोधों को हमने इस प्रकार सेट किया कि इसमें जो है हमारा विक्षेप क्या हुआ, शून्य। मतलब इसमें जो है बिल्कुल धारा बिल्कुल नहीं प्रवाहित होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं जितना विभव यहाँ पर उतना ही विभव यहाँ पर। जब दोनों तरफ विभव हमारा बराबर हो गया तभी धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब दोनों का विभव यानी इस सिरे का विभव और इस सिरे का विभव जब दोनों विभव बराबर हो गए तब इसमें धारा का मान शून्य दिखा दिया, यानी शून्य विक्षेप दिखाया। इसका मतलब अब इस परिपथ में यानी इस वाले जो तार में इस विकर्ण में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इसकी थ्योरी के लिए क्या लिखेंगे, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS चार प्रतिरोध उनकी भुजाओं में स्थापित किए गए हैं या लगाए गए हैं। PQRS चार प्रतिरोध उनकी भुजाओं में यानी इसकी भुजाओं में लगाए गए हैं। अब कुंजी K1 इस लिखेंगे इस प्रतिरोध इस पूर्ण संयोजन को एक बैटरी E से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका वैद्युत वाहक बल E है, ठीक है। अब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो धारा बैटरी से I धारा प्रवाहित होने लगती है, बैटरी से I धारा प्रवाहित होने लगती है। अब यही धारा भुजा AB में I1 और भुजा AD में I2 धारा प्रवाहित होती है। अब कुंजी K2 को ऑन करते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखना है। अब कुंजी K2 को ऑन करते हैं और ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं, उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जब धारा मापी में विक्षेप शून्य होता है। इस स्थिति को प्राप्त करते हैं जब धारा मापी में विक्षेप क्या होता है, शून्य हो जाए। जैसे ही विक्षेप शून्य हो गया, इसका मतलब इस वाले यानी यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव दोनों सिरों का विभव क्या हो गया, समान हो गया। ये सब लिखने के पश्चात अब हम बात करते हैं बंद पृष्ठ ABDA, बंद पास या बंद पास ABDA से, मैंने बंद पास ABDA से बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ये आपका बंद पास ये इस प्रकार ऐसे ABD से और KVL से, KVL मतलब किरचॉफ वोल्ट लॉ, किरचॉफ का वोल्ट नियम। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर दें, हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं क्योंकि ये है धारा की दिशा और हम लोग इधर की ओर चल रहे हैं। तो धारा I1 है और प्रतिरोध हमारा क्या है, P है। तो मतलब धारा I1 और प्लस का इंटू P प्रतिरोध। फिर आगे ऐसे इस प्रकार आते हुए आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा, यहाँ पर जो हमारा जो विभव मापी या वोल्ट मापी या धारा मापी जो हमने लगा रखा है, यहाँ पर विक्षेप क्या है, शून्य है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस प्रकार ऐसे आ रहे हैं। अब देखिए धारा हमारी ऐसे जा रही है और हम लोग इस साइड में आ रहे हैं, मतलब धारा के विपरीत दिशा में है। तो मतलब हमें लिखना पड़ेगा I2 माइनस का और इंटू R बराबर का हमने कर दिया 0, बराबर का क्या हमने कर दिया 0। इसे मैंने मान लिया समीकरण 1 मान लिया। अब बंद पास BCDB से, बंद पास BCDB से, बंद पास BCDB से, बंद पास हमारा BCDB से बात की जाए तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया। जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो देखिए भाई धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में, तो हमें लिखना पड़ेगा I1Q।
ऐसे आए और ऐसे चल दिए, मतलब धारा की विपरीत दिशा में, तो I2S बराबर 0 समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण जो है 1 को 2 से भाग देने पर, या इस प्रकार हम ये भी तो लिख सकते हैं, इससे हम लिख दें I1P बराबर I2R, लिख दें, कोई समस्या, कोई भी समस्या वाली बात नहीं। इसको यदि हम लिख दें I1Q बराबर I2S समीकरण 2, इसे मान लेते हैं, इसको नहीं मानेंगे, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देते हैं, तो देखिए 1 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या दे रखा है, I1P और बराबर I2R अपान क्या हो जाएगा, I1Q अपान I2S, I2 से I2, I1 से I1, तो हमारा जो फार्मूला आ गया PQ और बराबर R/S। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई, अब ध्यान रखें, इसमें होता क्या है, प्रतिरोध में हम कैसे एक प्रतिरोध का मान निकालते हैं। इसमें जो है ये दो प्रतिरोध P और Q होते हैं अनुपाती, P और Q जो होती हैं अनुपाती भुजाएं होती हैं, यानी इन दोनों प्रतिरोधों का हमें अनुपात ज्ञात होता है, और ये जो होता है ज्ञात प्रतिरोध होता है। ये हमारा जो Q है वो ज्ञात प्रतिरोध होता है, और S क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है। अर्थात यदि हमें निकालना पड़ जाए कि P, मान लेते हैं R का मान हमें निकालना पड़ जाए, यदि कहीं पर हमें R का मान निकालना पड़ जाए, ये अर्थात हम कह दें PQ, ये वाला हम R का मान निकालना चाहते हैं, अर्थात R का मान निकालने के लिए, अर्थात किसी प्रतिरोध, यहाँ पर लिखें अर्थात किसी प्रतिरोध का मान निकालने के लिए किसी प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम उस प्रतिरोध को यस की जगह पर लगाते हैं, यस की जगह पर लगाते हैं। इस स्थिति में P और Q का अनुपात ज्ञात होता है, अतः इन्हें अनुपाती भुजाएं कहते हैं। P और Q को हम क्या कहते हैं, अनुपाती भुजाएं। P और Q को, ये दोनों भुजाएं क्या कहलाती हैं, अनुपाती भुजाएं, इनको हम कहते हैं अनुपाती भुजाएं। यहाँ पर लिखता हूँ अनुपाती भुजाएं, ठीक है। P और Q अनुपाती भुजाएं, और जो आपकी होती है R वो ज्ञात भुजा होती है, यानी इसका मान हमें क्या है, ज्ञात है, और यस क्या होती है, अज्ञात भुजा होती है। यस का मान हम इस प्रकार इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, जो फार्मूला यहाँ पर निकाला गया है, इस फार्मूले के बेस से हम जो है आराम से यस का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर, यदि इस स्थिति में भाई यहाँ पर जब विक्षेप हमारा शून्य है, तो हम इस प्रकार ऐसे भी लगा सकते हैं। इस स्थिति में जब यहाँ और यहाँ का विक्षेप बराबर है, यानी यहाँ और यहाँ का, इस स्थिति का और इस स्थिति का, जो हमारा यहाँ का और यहाँ का विभव समान है, तो इस स्थिति में यहाँ का और यहाँ का भी विभव समान हो जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं BD और AC संयुग्मी है। BD और AC क्या है, यानी ये दोनों भुजाएं, ये जो है हमारी हो जाएंगी संयुग्मी भुजाएं, ठीक है। ये हमारा हुआ व्हीटस्टोन सेतु। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार। और मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आप नए हैं चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर करें, ताकि उन्हें भी अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिल सके। धन्यवाद।